नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं EMRS अकाउंटेंट, JVVNL अकाउंटेंट और अदर जो PSU के अकाउंटेंट के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट 21 डेज MCQ। इस 21 डेज के अंदर हम आपको हर दिन 20 MCQ प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर मिल जाएगी। तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। टोटल मिलाकर आपके पास 420 MCQ रहेंगे। यह जो 21 डेज रहेंगे, ये कुछ इस तरह से डिवाइड है। इसके अंदर आपकी 11 तो अकाउंटेंसी की क्लासेज होगी, 5 इसके अंदर आपके ऑडिट की क्लासेज होगी और 5 इसके अंदर आपके टैक्स की क्लासेज होगी। अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, सभी तरह की जो अकाउंटिंग है उनके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके लिए शामिल किए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर यह EMRS अकाउंटेंट, JVNL अकाउंटेंट, PSU के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं अकाउंटेंट के, उसके 21 डेज़ की क्लास में यह आपके लिए डे 4 क्लास है। यह डे 4 क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर मैंने जो प्रयास किया है वो यही किया है कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो आपके सामने मैं लेकर आ जाऊँ। देखिएगा, गार्डनर वर्सेज मर्रे केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से रिलेटेड आपको विद्यार्थियों ये 3-4 बातें ज़रूर से पता होनी चाहिए, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने यहाँ से क्या पूछ रखा है कि गार्डनर वर्सेज मर्रे नियम जो था वो विवाद कौन से देश का था? इंडिया का था, इंग्लैंड का था, नेपाल का था या चाइना का था? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो विवाद है वो आपके लिए कहाँ का था? इंग्लैंड का था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यह जो गार्डनर वर्सेज मर्रे नियम गार्डनर वर्सेज मर्रे का जो केस हुआ उसका रिजल्ट कौन से साल में आया था? उसका रिजल्ट आया था 1904 का। मतलब ये केस कहाँ का है? 1904 का यह केस है। ये केस कहाँ का है? 1904 का यह केस है। दूसरी बात एग्जामिनर ने ये भी पूछ रखी है, तो ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये पूछता है कि इस केस के अंदर जो क्या कहते हैं न्यायाधीश थे, जो डिसीजन दिया था वो किसने दिया था? तो इस केस के अंदर जो डिसीजन दिया था वो दिया था आपके लिए जस्टिस जॉय ने। किसने दिया था? जस्टिस जॉय ने यहाँ पर डिसीजन दिया था। इसके अलावा यहाँ पर इसको क्या किया गया बाद में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, यहाँ पर इसको क्या किया गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया था। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 48 के तहत। यह जो सेक्शन 48 है वो ब्रिटेन का जो सेक्शन 44 था उससे रिलेट होता है। यानी कि इंसॉल्वेंसी के केस को किस तरह से क्या कहते हैं डिसोल्यूशन के केस में अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, यह उस तरह से रिलेट करता है। आई बात समझे? इस नियम के अंदर क्या कहा गया था? इस नियम के अंदर कहा गया था कि गार्डनर वर्सेज मर्रे ओनली वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर शेयरिंग द डिफिशियंसी इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं रहा होगा कि अगर सपोज करो कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और उस केस के अंदर कोई जो पार्टनर है वो क्या कहते हैं दिवालिया हो जाता है, तो अदर पार्टनर उसके शेयर को किस तरह से बांटेंगे? तो यहाँ पर क्या कहा गया था? अदर पार्टनर उसके जो शेयर को, मतलब कि सिंपल सी बात है 3 पार्टनर थे हम, 2 पार्टनर सही है, एक पार्टनर क्या हो गया? दिवालिया हो गया है, उसके हिस्से का 1 लाख रुपया है।
तो 1 लाख रुपए उसके हिस्से का जो 2 पार्टनर होंगे वो कैसे पे करेंगे, उनके कैपिटल रेशियो के अंदर क्या करने वाले हैं, वो पे करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गार्डनर वर्सेस मर्रे नियम से रिलेटेड है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल रेशियो वाला है वो तो आपको पता ही होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा इंग्लैंड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों पॉइंट भी आप जरूर से नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर जो डिबेंचर्स के रिडम्पशन के ऊपर जो प्रीमियम पे करते हैं, तो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो अकाउंट होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है, वो अकाउंट होता है आपके लिए पर्सनल अकाउंट। किस तरह का अकाउंट होता है वो आपके लिए पर्सनल अकाउंट के रूप में वो जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया है गार्डनर वर्सेज मर्रे नियम से रिलेटेड। क्या कहता है गार्डनर वर्सेज मर्रे नियम का एक क्वेश्चन, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, द डिफिशियंसी ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर, तो उसका जो हिस्सा था जो वो पे नहीं कर पाया, है ना, उसका हिस्सा था जो वो पे नहीं कर पाया, उसका हिस्से को सॉल्वेंट पार्टनर के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा, उनके द्वारा पे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ गार्डनर वर्सेज मर्रे नियम। जो गार्डनर वर्सेज मर्रे नियम के अनुसार यह किस तरह से पे किया जाएगा। एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी खाते की कमी को गार्डनर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार सोच सम्य साझेदार, मतलब कि जो सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं वो किस तरह से वहन करते हैं। हमने बताया था कि वो उनके कैपिटल रेशियो में क्या करते हैं, वहन करते हैं। ना तो वो इक्वल वहन करेंगे, ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वहन करने वाले हैं। वो किस तरह से वहन करने वाले हैं, वो आपके लिए कैपिटल रेशियो में वहन करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रह जाएगा थर्ड का, वो क्या रह जाएगा आपके लिए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं। देखिएगा जहाँ पर भी वर्ड आ गया कैपिटल, जहाँ पर भी वर्ड आ गया कैपिटल, वो हमेशा ही रिलेट करता है किससे, लॉन्ग टर्म से। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने और देखा था एग्जाम का, वहाँ पर पूछा था कि कैपिटल बस्टिंग का संबंध किससे है, वो भी बताया था कि उसका संबंध होता है लॉन्ग टर्म से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं और उनका जो बेनिफिट होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है। जैसे कि आपने मशीन खरीद ली, 10 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपने कार खरीद ली, 5 साल तक उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर के बहुत ही दिल के करीब है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना पसंद करता है बार बार आपको। क्या कहता है, एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन 10,000 शेयर्स आउट ऑफ 14,000 अप्लाई, 14,000 के लिए एप्लीकेशन आए। तो मतलब कि यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर अगर आपसे मैं कहूँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का क्या रेशियो रहा, एप्लीकेशन आए 14,000 के और अलॉटमेंट हुए उसमें से 10,000 के। आप ये कह सकते हो कि 14 और 10 का रेशियो है। इसको आप और काटो तो 7 और 5 का भी कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, हम 14 और 10 का ही मानते हैं कि भाई अगर आपने 14,000 के लिए अप्लाई किया तो आपको अलॉट हुए 10,000। मिस्टर एक्स गॉट, मतलब कि मिस्टर एक्स को कितने अलॉट हुए हैं, मिस्टर एक्स को अलॉट हुए हैं 300। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जब भी एप्लीकेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि एप्लीकेशन तो आ गई थी 14,000 की, लेकिन हमने अलॉट किए हैं 10,000 ही, तो उसको किस तरह का अलॉटमेंट कहा जाता है, उसको प्रो राटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट कहा जाता है। हाउ मेनी शेयर्स वुड हैव अप्लाइड, तो बताओ कितने शेयर्स के लिए मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। पहले मेरे को आप बताओ ये 300 क्या है, एप्लीकेशन है या अलॉटमेंट। आप कहोगे कि सर जी अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट के नीचे अलॉटमेंट का रेशियो रखो, अलॉटमेंट का रेशियो कितना था 10। जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा निकालना क्या है आपको, एप्लीकेशन का रेशियो। एप्लीकेशन निकालने कितने के लिए अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 14 3 42, ये आ जाएंगे 420 शेयर्स। तो उसने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको 300 शेयर अलॉट हुए। आंसर नंबर जो डी है फिफ्थ के अंदर, वो आपके लिए सही
हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है। यहाँ पर तो ये थ्योरेटिकल पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है कि भाई आपका प्रॉफिट का कितना प्रॉफिट बचा या कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड कब होते हैं? जब सपोज करो कि सामने वाला जो पर्सन है, ये एक बंदा है, इसको हमने 10 रुपये के शेयर दिए, ठीक है, इसने 4 रुपये तो क्या कर दिए, पेड कर दिए। आई बात समझ में? 4 रुपये पे कर दिए, 6 रुपये अभी भी उसके अनपेड थे, तो हमने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, वो 6 रुपये दे ही नहीं रहा था, तो ये 4 रुपये हमारे पास ऑलरेडी आ रखे हैं शेयर के ऊपर। री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर, अब क्या हुआ कि हमने इसको वापस क्या किया, इस पर्सन को क्या कर दिया, री इश्यू कर दिया, और इस पर्सन को कहा कि भाई तुम ये जो शेयर है, 10 रुपये का जो शेयर है, तुम उसको 8 रुपये के अंदर ले लो। कितने रुपए में ले लो? 8 रुपये में तुम उसको ले लो। तो मतलब 10 रुपये के शेयर उसको 8 रुपये में दिया, तो 2 रुपये का तो इसको डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 4 रुपये का जो फ़ायदा हुआ, 2 रुपये यहाँ कम हो गया, और नेट प्रॉफिट कितना बचा, 2 रुपये का बचा आपको। ये जो 2 रुपया होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? वो ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, कभी कभार होने वाले प्रॉफिट्स, वो शामिल होते हैं। और ये कैपिटल प्रॉफिट ये क्योंकि ऐसा कि भाई किसी के शेयर फॉरफिट करेंगे, उसको किसी को री इशू करेंगे, उस पर जो प्रॉफिट बच जाएगा, उस प्रॉफिट को हम उसके ऊपर जो प्रॉफिट बच जाएगा, तो ये प्रॉफिट बचना काफ़ी रेयर है, तो इसलिए कहाँ पर जाता है आपके लिए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर 6th में आंसर क्या रह जाएगा आपके लिए? बी आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन आपके लिए कॉस्टिंग से रिलेटेड है। ये कहता है कि विच मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल। देखिएगा, ये जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, इनका काम होता है सेवा देना, और जहाँ पर भी सर्विसेज दी जाती है वहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी कि परिचालन लेखांकन का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो हॉस्पिटल के अंदर हुआ, सिनेमा घर के अंदर हुआ, ये ट्रेवल में हुआ, यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसके ऊपर बेस्ड होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। मतलब कि ये बताता है कि एक पीरियड के अंदर आपके पास कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो रहा, इनफ्लो रहा, आउटफ्लो रहा, और आपके पास कितना रुपया बचा हुआ है। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार के ऊपर बनाया जाता है। तो 8th में आपके लिए आंसर क्या रह जाएगा? बी आपके लिए आंसर रह जाएगा। देखिएगा, मिनिमम वेजेस की जो गारंटी होती है उसका आश्वासन कहाँ पर रहता है? तो उसका आश्वासन आपके हाल से प्रीमियम में भी रहता है, एज वेल एज हाल से प्रीमियम का ही जो एक कह सकते हैं कि मॉडिफाइड रूप है, रोवन प्रीमियम प्लान, दोनों में रहता है। तो यहाँ पर आंसर ए और डी दोनों ही आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जामों के अंदर, मैंने खुद ने भी बहुत सारे एग्जामों के अंदर देख रखा है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इवन मैं अगर आपसे बात करता हूँ, जहाँ पर मैं अभी नियुक्त हूँ बीएसएनएल के अंदर, है ना, एज ए जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, तो वहाँ पर भी इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और बहुत सारे एग्ज़ामों के अंदर मैंने क्वेश्चन देखा है। मैं इसको एक बार वापस से, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनर बार बार यूज़ करता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। इफ़ वर्कर सेव, देखो सिंपल सी बात है, रोवन प्लान जो होता है एज वेल एज हाल से प्लान जो होता है, आप प्रैक्टिकल खुद करके देख लेना, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। रोवन प्लान जो होता है, एज वेल एज हाल से प्लान जो होता है, उस दोनों में क्या होता है, आपने जो भी टाइम अलाउट किया उसका रेट से आपको रुपए मिल जाता है, और साथ में क्या मिलता है, कुछ बोनस मिलता है। तो यह बोनस मिलता है आपने कितना टाइम सेव किया उसके आधार पर, है ना, कितना आपने, जैसे कि आपको 10 घंटे दे रखे थे, आपने 6 घंटे में ही काम कर लिया, तो आपने 4 घंटे सेव किया। तो कहता है कि इफ़ वर्कर सेव लेस देन हाफ ऑफ टाइम इन द अबव एग्जाम्पल ही विल बेटर ऑफ अंडर द रोवन प्लान, बट ही सेव मोर देन हाफ द टाइम। सिंपल सी बात है, अगर उसने मोर देन 50% और मोर का टाइम सेव किया है, तो उसके लिए हाल से प्लान बेटर है। और अगर उसने 50% से कम का टाइम सेव किया है, तो उसके लिए
रोवन प्लान बेस्ड है। ये आप जो छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है जरूर से आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ पर डायरेक्टली ही आएगा कि एक वर्कर है, उसने 50% से ज़्यादा का टाइम सेव किया है, बताइए उसको अगर ऑप्शन दिया जाए तो वो रोवन प्लान और हाल से प्लान में से कौन सा प्लान चुनेगा। तो वहाँ पर वो चुनेगा हाल से प्लान। इफ़ ए वर्कर सेव लेस देन हाफ ऑफ टाइम तो उसके लिए रोवन प्लान बेटर है। अगर कोई वर्कर जो होता है वो मोर देन हाफ ऑफ टाइम करता है तो उसके लिए हाल से प्लान ज़्यादा बेटर है। तो ये छोटा सा डायग्राम है, इसको आप ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप वहाँ पर प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये हाल से प्लान का है कि भाई टाइम रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। अगर आपने 8 घंटे काम किए हैं तो उस टाइम रेट के अकॉर्डिंग आपको जो वेजेस है वो तो आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई जितना भी आपने टाइम सेव किया है उसका आधा करके आपको क्या कर दिया जाएगा, टाइम रेट से बोनस दे दिया जाएगा। ये हाल से प्लान का है। रोवन प्लान कहता है टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट प्लस टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट करके जो भी स्टैंडर्ड टाइम था और आपने जो टाइम टेकन किया डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, इस रेशियो से आपको क्या मिल जाएगा, इस रेशियो के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो मैंने शामिल किए हैं ना, आप देख रहे होंगे सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन और इनसे सिमिलर जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। इफ़ द ओपनिंग कैपिटल कितना है 60,000, चलो ओपनिंग से ही स्टार्ट किया है इसने। देखिएगा ओपनिंग कैपिटल जो होती है, कैपिटल कब कब बढ़ती है, जब आपने एडिशनल कैपिटल लगा दी तो आपके लिए कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल थी आपके लिए 60,000 की, एडिशनल कैपिटल लगा दी इसने 10,000 की, तो टोटल मिलाकर 70,000 की कैपिटल हो गई। कैपिटल कम कब होती है, कैपिटल कम होती है आपके लिए, कैपिटल कम होती है आपके लिए ड्राइंग कर दी, अगर आपने कैपिटल निकाल ली है तो ड्राइंग कर दी आपने 5,000 की, तो यहाँ पर 60 10 70 हुए, 70 में से 5 गए तो वापस 65,000 की आपके लिए बच गई। द वैल्यू ऑफ और क्लोजिंग कैपिटल थी 90,000। देखो ओपनिंग कैपिटल हो रही है यहाँ पर 65,000 और क्लोजिंग कैपिटल हो रही है आपके लिए 90,000, तो दोनों का जो डिफरेंस बचेगा, क्योंकि ओपनिंग ज़्यादा है और क्लोजिंग कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो डिफरेंस कितना है, 65 5 70 80 90, 25,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो 25,000 रुपये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक्स होते हैं ना, अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के ऊपर अच्छे से पकड़ है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद करके जाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोविज़न बनते हैं वो बनते हैं P&L से। तो जब भी प्रोविज़न बनते हैं, जब भी प्रोविज़न बना तो आपके P&L से बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके P&L का प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन ये कहता है कि प्रोविज़न बना नहीं है, कम हुआ है। प्रोविज़न क्या हुआ है आपका, कम हुआ है। तो क्योंकि आपका प्रोविज़न कम हुआ है तो आपके प्रॉफिट में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सी बात है, हमने क्या डिस्कस किया कि भाई प्रोविज़न बनता है तो P&L कम होता है, प्रोविज़न बनता है तो P&L कम होता है, और प्रोविज़न कम हो गया, सॉरी प्रोविज़न बनता है तो P&L से बनता है और प्रॉफिट कम होता है, और प्रोविज़न क्योंकि यहाँ पर कम हो गया तो उसका रिवर्स कर देंगे, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अब कौन सा प्रॉफिट बढ़ता है, प्रोविज़न बनता है कहाँ पर, प्रोविज़न कहाँ पर बनता है आपका, ये आपके P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट से क्या निकलता है आपका, P&L अकाउंट से क्या निकलता है आपका, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, P&L अकाउंट से निकलता है आपका नेट प्रॉफिट। तो इंक्रीज तो होगा लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में ना होकर नेट प्रॉफिट में होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 इंक्रीज वाले ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर डिमांड फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट, जहाँ पर आप पता नहीं लगा सकते हो कि कितनी सेल होगी, कितना प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, उस केस में आप जो बजट बनाते हो वो आपके लिए बजट होता है फ्लेक्सिबल बजट। कौन सा बजट बनाते हो आप, फ्लेक्सिबल बजट वहाँ पर आप तैयार करते हो। देखिएगा
जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट था उसका जो नाम चेंज हो चुका है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये कहता है कि इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये फाउंड कब हुआ, 28 मई 1959 को यह फाउंडेड हुआ था। नेक्स्ट आता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर कॉमर्स स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो कैसे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, इसको रियलाइजेबल प्राइस होती है वो ज़्यादा बेटर वर्ड होता है, लेकिन एग्जामिनर ने मार्केट प्राइस लिखा तो इट्स ओके है ना, रियलाइजेशन प्राइस के इक्वली होता है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होता है उसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, वैल्यूएशन होता है। और ये जो कंसेप्ट होता है वो कौन सा कंसेप्ट होता है, वो आपके लिए प्रूडेंस कंसेप्ट या ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यहाँ पर होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यहाँ पर आपके लिए लगता है। 15th क्वेश्चन देखिएगा, 15th क्वेश्चन देखिएगा, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम। जो आपका आइडल टाइम है वो भी एबनॉर्मल, असामान्य कार्यहीन समय की लागत जो होती है वो आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम की जो लागत होती है वो आप ट्रांसफ़र करते हो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हो, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। 16th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट होती है वो किसका पार्ट होती है, वेयर हाउसिंग जो कॉस्ट होती है वो किसका पार्ट होती है, क्या वो प्रोडक्शन का पार्ट है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, क्या वो सेलिंग का पार्ट है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। वेयर हाउस करना, पैकेजिंग करना, है ना, ये सारे वो जो पार्ट होते हैं वो आपके लिए होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेयर हाउसिंग जो होती है वो किसका पार्ट होता है, आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है। 17 देखिएगा, बैलेंस शीट डिस्क्लोज। बैलेंस शीट क्या डिस्क्लोज करती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को वो बताती है कि व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है बिजनेस के पास। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल डिक्रीज द केस फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर कहता है कि आपका केस फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप केस फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, यह केस फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, यह ये आप वर्क ये केस फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हो वहाँ पर आता है। तो अगर देखो पहला क्या कह रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक बढ़ी, तो मतलब कि आपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट एसेट्स बढ़ती है। जब भी करंट एसेट्स बढ़ती है ध्यान रखना उस केस में क्या होता है, केस में कमी होगी। सिंपल सा रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न मैं बताता हूँ, तो केस को साइड पे रखना। स्टॉक बढ़ा, तो स्टॉक बढ़ा तो कैसे बढ़ा, स्टॉक बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जेब से केस गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो केस है उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर डिक्रीज केस फ्रॉम ऑपरेशन कैसे डिक्रीज होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट हुआ, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में डिक्रीज हुआ, मतलब आपने उनको बेच दिया होगा तो आपके पास केस आ गया होगा, तो यहाँ तो केस बढ़ा है। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पहले 5,000 के थे अब 8,000 के हो गए, मतलब आपने 3,000 रुपये उनसे ले लिए हैं, है ना, तो यहाँ पर भी केस बढ़ गया। तो केवल और केवल केस यहाँ पर कम हो रहा है, दोनों में आपका केस फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा लॉजिकली समझाने की आपको कोशिश की है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसका पार्ट है, अब देखो क्या होता है, वैसे तो अगर अकाउंटेंसी के अंदर बात करते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनसे ही पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हम भी इसका थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपके लिए इनको शामिल कर देते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो होती है वो किसका पार्ट होती है, क्या वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, क्या वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होती है। ये जो पार्ट होती है वो होती है आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इसका पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके लिए सही हो जाएगा। 20 देखिएगा, इनपुट इन ए प्रोसेस 2000 यूनिट, आपने 2000 यूनिट डाली,
आपको लगा कि 10% तो नॉर्मल लॉस होता ही है, तो 10% तो नॉर्मल लॉस होता ही है। आपको कितने की उम्मीद थी? 1800 की उम्मीद थी। मतलब कि आपने जब इनपुट डाला तो आपने सोचा कि 1800 यूनिट बाहर आएगी, आप आराम कर रहे थे। आपने बाहर देखा कि यार बाहर 1800 की जगह पर कितनी यूनिट आ चुकी है? 1900 यूनिट आ चुकी है। 1800 की जगह पर कितनी यूनिट आ चुकी है? 1900 यूनिट आ चुकी है। 1800 की जगह पर 1900 यूनिट आ चुकी है, तो ये तो फायदा हो गया, तो ये तो लॉस तो नहीं है। अब ये फायदा कैसा है? नॉर्मल या एबनॉर्मल? नहीं, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? आपको पता ही था कि बाहर 1900 आएगी, यह आपके लिए एबनॉर्मल गेन है। आपको लगा कि बाहर 1800 आएगी, लेकिन बाहर कितनी यूनिट आई है? 1900 यूनिट आई है, तो यह एबनॉर्मल गेन है आपके लिए 100 यूनिट्स का। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो। अच्छे स्टूडेंट क्यों हो? क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक कर रखा है और अपने मित्रों के साथ इसको जरूर से शेयर कर रखा है। इसी उम्मीद के लिए मैंने अच्छे स्टूडेंट के लिए क्या कर रखा है, ये एक बोनस क्वेश्चन दिया है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट? यह इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है? मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट, या फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है? आपको ये आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगेन लास्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रखी है। आप जाइए कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिए और और वो पीडीएफ ले लीजिए। और इसके अलावा आप हमारा जो कोर्स है ईएमआरएस के लिए, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए और अदर पीएसयू एग्ज़ाम के लिए, आप हमारा जो कोर्स है जिसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर हमने सभी वीडियोस डिस्कस की हैं आपसे, वो आप हमारी सेकंड एप्लीकेशन कॉमर्स प्रेप के ऊपर जाकर देख सकते हो। कॉमर्स प्रेप ऐप आपको डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपको स्टोर ऑप्शन में जाना है और वहाँ से आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। आपको पसंद आए तो आप उसको बाय कर सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम अपने अगले डे के चैलेंज में।